जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। साउथ कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान 2 पैराट्रूपर्स मिसिंग। तेजस मार्क 1 में इंटीग्रेट होगी आइस ब्रेकर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के साथ युद्ध की संभावना वास्तविक। और पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी ऑपरेट करेगा चीन के J-10CE। तो जैसे कि तय था, आज एयरफोर्स डे के खास अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारतीय वायुसेना की यूनिट्स को साइटेशन से सम्मानित किया गया है। और इसी खास अवसर पर अपने संबोधन में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्रीय चेतना में ऑफेंसिव एयर एक्शंस को एक उचित स्थान दिलाया है और हमारे मजबूत एयर डिफेंस आर्किटेक्चर और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ने हमारे दुश्मन की ऑपरेट करने की फ्रीडम को लिमिट कर दिया था और साथ ही हमारे महत्वपूर्ण एसेट्स की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया। और इस ऑपरेशन के दौरान जिस तरह से भारत में ही स्थानीय तौर पर प्रोड्यूस हुए वेपन्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उसको भी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हाईलाइट किया कि कैसे स्वदेशी तौर पर विकसित और इंटीग्रेट किए गए वेपन्स ने बहुत ही कमाल का परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने बेहद सटीकता के साथ दुश्मन के क्षेत्र में डीप स्ट्राइक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उनका ये भी कहना था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो इस बात का एक सर्वोच्च उदाहरण है कि कैसे सावधानीपूर्वक योजना, डिसिप्लिन ट्रेनिंग और डिटरमाइंड एग्जीक्यूशन के माध्यम से इस तरह की सफलता को अचीव किया जा सकता है। कल जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों के साथ मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF की जॉइंट पार्टीज ने एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया था। और जबकि जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी सर्च ऑपरेशन लॉन्च करने की रिपोर्ट्स थी, क्योंकि लोकल्स ने यहाँ पे 3 सस्पेक्टेड आतंकियों की मूवमेंट को रिपोर्ट किया था। और जबकि इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि भारतीय सेना के 2 पैराट्रूपर्स साउथ कश्मीर के कोकरनाग के अपर रीचेस से मिसिंग हैं और एक मैसिव सर्च ऑपरेशन वहाँ भी जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पैराट्रूपर्स हैं ये एंटी टेरर ऑपरेशन का हिस्सा थे। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भारतीय सेना या फिर भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से इनमें से किसी भी ऑपरेशन को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है। तो इसलिए इसका जो सटीक अपडेट है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट के सामने आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। बाकी क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि भारतीय सेना के चिनार कोर के ऑफिशियल X हैंडल से एक पोस्ट जरूर की गई है, जिसमें इस बारे में जानकारी दी गई है कि ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान भारतीय सेना के सूबेदार शैलेंद्र सिंह चौहान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और उनका साहस और समर्पण हमेशा प्रेरित करता रहेगा। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट करते कि चिनार कोर के इस ऑफिशियल X हैंडल में इसके अलावा कोई और जानकारी शेयर नहीं की गई है। बाकी हमारा तो यही सुझाव रहेगा, जब तक कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाती है तब तक किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना सही नहीं रहेगा। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सूबेदार शैलेंद्र सिंह चौहान की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। समा टीवी के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि भारत के साथ युद्ध के जो चांसेस हैं वो रियल हैं और इसके साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि वो इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि मैं एस्केलेशन नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो खतरा है वो वास्तविक है और मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। और फिर आगे उनका ये कहना था कि अगर युद्ध की नौबत आई तो ईश्वर की इच्छा से हम पहले से बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। वैसे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की इस वाली स्टेटमेंट पर हम यही कहना चाहेंगे कि निसंदेह आप पहले से बेहतर परिणाम प्राप्त करोगे। पहले तो फिर भी थोड़े बहुत एयर बेसिस को छोड़ दिया गया था, लेकिन इस बार तो शायद कुछ भी ना छोड़ा जाए। और यकीन मानिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर होता है तो उसमें पाकिस्तान को अपने एयर बेसिस कवर करने के लिए तिरपाल कम पड़ने वाले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को लेकर कुछ और उकसाने वाली बयानबाजी करी है, जिसमें उनका कहना था कि औरंगजेब के कुछ समय के शासनकाल के अलावा भारत कभी भी एक संयुक्त राष्ट्र नहीं रहा। और ये भी कहा कि जो पाकिस्तानी हैं वो अपने देश में तो कॉम्पीट और आर्ग्यू करते हैं, लेकिन भारत के साथ जब संघर्ष की स्थिति होती है तो वो एकजुट हो जाते हैं। कहने का उनका मतलब ये था कि जब भारत के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सारे पाकिस्तानी एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि एक साथ मिलकर मार खाएंगे तो दर्द थोड़ा कम होगा। और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की जो स्टेटमेंट्स हैं, खासतौर पर भारतीय रक्षा मंत्री, भारतीय वायुसेना प्रमुख और भारतीय सेना प्रमुख की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स के बाद आई हैं, जिसमें पाकिस्तान को उसके किसी भी मिस एडवेंचर के लिए वार्न किया गया है। बाकी जैसे कि भारतीय सेना प्रमुख ऑलरेडी स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान ने अब की बार कोई और हरकत करी तो हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरह संयम नहीं बरतेंगे और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में और भी ऑफेंसिव एक्शंस होंगे। तो अगर पाकिस्तान को इस भूगोल में अपनी जगह बना के रखनी है तो उसको आतंकियों का साथ देना छोड़ना होगा। भारतीय सेना की 515 आर्मी बेस वर्कशॉप और इंडिया अस्त्र टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक MOU साइन हुआ है,
जिसके तहत भारतीय सेना के लैंड सिस्टम्स के लिए AI इनेबल्ड ड्रोन कैपेबिलिटीज़ को फास्ट ट्रैक बेसिस पर लिया जाएगा। और इस MOU का उद्देश्य है AI इनेबल्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स और स्टैंडर्ड ड्रोन ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करने के साथ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन को इनेबल करना। और जो इंडिया अस्त्र है वो 515 आर्मी बेस वर्कशॉप को ड्रोन टेक्नोलॉजीज के कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जैसा कि इस वर्ष जून के महीने में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली थी जिनमें क्लेम किया गया था कि भारतीय वायुसेना इसराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किए गए आइस ब्रेकर नाम के एडवांस लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम को खरीदने की तैयारी में है। आइस ब्रेकर जिसे अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, चाहे फाइटर जेट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, शिप्स हो या फिर लैंड व्हीकल्स हो। और ये अलग अलग टारगेट्स के खिलाफ एक हाईली इफेक्टिव 5th जनरेशन का वेपन सिस्टम है, लो फ्लाइट में जिसकी रेंज 300 किलोमीटर्स तक है और इसे हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये वेपन सिस्टम सी स्कीमिंग कैपेबिलिटी के साथ भी आता है। और अब कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक भारतीय वायुसेना इस आइस ब्रेकर वेपन सिस्टम को तेजस मार्क 1 में इंटीग्रेट करने की योजना बना रही है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि 15 से 17 अक्टूबर तक के लिए बे ऑफ बंगाल में जो संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए एरिया नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो अब इस नोटिफिकेशन को रिवाइज किया गया है और इसमें जो एरिया है उसे एक्सटेंड किया गया है, जो कि पहले 1480 किलोमीटर्स तक ले था और अब इसे बढ़ा के लगभग 2520 किलोमीटर्स तक किया गया है। PTI न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश 2.2 बिलियन US की कीमत पर चीन से 20 J-10CE फाइटर जेट्स को खरीदने की योजना बना रहे और इस डील में एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और अन्य एक्सपेंसेस कवर रहेंगे। और ये भी कहा गया है कि बांग्लादेश की एयरफोर्स के लिए इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी 2026-27 से शुरू होगी। लेकिन अभी जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस पर ना तो बांग्लादेश की तरफ से ना ही चीन की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में क्लेम किया गया कि इन जेट्स की खरीद के लिए जो पेमेंट है तो वो 2036 तक डिवाइड की गई है। और वैसे आपको स्पष्ट कर दे कि बांग्लादेश चीन के J-10CE फाइटर्स को खरीदने में दिलचस्पी रख रहा है, तो ये जो रिपोर्ट है सबसे पहले दिसंबर 2024 में द बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से जारी की गई थी। हालांकि वो बात अलग है कि बांग्लादेश एयरफोर्स पहले भी चाइनीज़ फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर चुकी है और उनके ऑपरेशन में बांग्लादेश एयरफोर्स का एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि वो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट हवा में कम और ज़मीन में ज़्यादा रहे हैं। और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बांग्लादेश एक बार फिर से इसी तरह के एक्सपीरियंस को लेने के लिए तैयार है। इसके अलावा कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनमें यह क्लेम किया गया कि पाकिस्तान अमेरिका से AIM-120 एमरम मिसाइल्स को प्राप्त करने के लिए तैयार है। बाकी इस मिसाइल की फॉरेन मिलिट्री सेल्स में UK, पोलैंड, पाकिस्तान, जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, कतर, ओमान, कोरिया, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, पोर्टुगल, सिंगापुर, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, जापान, स्लोवाकिया, डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इटली, नॉर्वे, स्पेन, कुवैत, फिनलैंड, स्वीडन, ताइवान, लिथुआनिया, इजराइल, बल्गेरिया, हंगरी और टर्की, तो ये सभी कंट्रीज़ शामिल हैं। और इन ऑर्डर्स पर जो कार्य है वो मई 2030 के अंत तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। बाकी ये अभी स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान को जो ये नई एमरम मिसाइल्स हैं कितनी क्वांटिटी में मिलेंगी और ये कब तक डिलीवर होंगे। लेकिन इससे एक डिबेट जरूर शुरू हो गई है कि कहीं अमेरिका पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 की फ्लीट को अपग्रेड करने में मदद कर रहा है या फिर ये कुछ और ही है। और अगर कर भी रहा है तो कुछ सरप्राइज़ होने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि शायद पाकिस्तान ही इकलौता देश है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज़ के लिए सबसे ज़्यादा जोर दे रहा है। अब चमचागिरी करने का कुछ तो फ़ायदा पाकिस्तान को होना ही चाहिए। चलिए, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज ही के दिन 1989 में पालम में एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन के दौरान ही एयर डिस्प्ले के दौरान एक मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के क्रैश में विंग कमांडर रमेश जो बख्शी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपको बता दें कि विंग कमांडर रमेश जो बख्शी नंबर 7 स्क्वाड्रन के CO भी थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि एयरफोर्स डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।